हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर चल रहा है आज 2। इसका ही फर्स्ट पार्ट है और इसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बच्चों लास्ट वीडियो जो बनाई थी फर्स्ट चैप्टर की 7th पार्ट, उसमें कमेंट्स आई थी एक के अभी इसमें काफ़ी कुछ रह गया है। तो बच्चों जो काफ़ी कुछ वो रह गया है वो सार्थक अंकों के बारे में है और आयतन, घनत्व, द्रव्यमान क्या होता है इन चीज़ों के बारे में है। और ये चीज़ों के बारे में वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज ये थोड़े बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को इस बारे में पता होगा और अदरवाइज क्योंकि कोर्स काफ़ी लेट था तो वो चीज़ें पूछी भी नहीं जाती, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होती है। और अगर जिन बच्चों को उनके बारे में नहीं पता है वो हमारे चैनल पे जो फिजिक्स की वीडियोस हैं उसमें आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उसमें जाके उन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज कभी अगर मौका मिला तो मैं उनके ऊपर वीडियोज़ एक बना दूंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये परमाणु संरचना हमारा चैप्टर का नेम है आज का। तो परमाणु की संरचना के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में कि अभी तक आपने परमाणु पढ़ा होगा 9th में 10th में पढ़ा होगा आपने परमाणु के बारे में, कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, गोल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, कभी सुनी होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हमें पूरी उसको डिटेल में पढ़ना है कि परमाणु क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, यानी उसकी खोज कैसे हुई, उसके अंदर जितने भी कण होते हैं और भी उनकी खोज कैसे हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बच्चों देखो परमाणु की जो शुरुआत हुई थी, आपको ये बात शायद नहीं पता हो या मे भी पता हो कि ये इंडिया से ही शुरू हुआ था। सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था वो एक ऋषि थे, उन्होंने बताया था, ऋषि कर्नाद उनका नाम था। उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें उन्होंने परमाणु और अणुओं का भी जिक्र किया था। लेकिन उस समय उनके पास क्योंकि वो इतने ऐसे मॉडर्न नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, काफ़ी वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन इस टाइप की उन्हें नहीं पता था कि वो इसे पेटेंट करा सकते हैं ऐसा कुछ, तो इसलिए उनके नाम ये बात नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, हमारे जो वेद पुराण है उनमें बात मिलती है कि उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो बच्चों फिर बात आती है कि एक्चुअल में जब दुनिया के सामने बात आई कि परमाणु है और वो किसने खोजा उसके बारे में, तो जो सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की जिन्हें हम जानते हैं उसको लेके मैं कह रही हूँ, महर्षि कर्नाद के लिए नहीं, जिन्होंने बात की वो थे जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दुनिया के सामने प्रपोज किया था, उनके सामने रखा कि परमाणु जैसा भी कुछ होता है। और उन्होंने उसको लेके काफ़ी सारी थ्योरी दी, काफ़ी सारी बातें बताई उन्होंने, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और उसके अलावा बच्चों उन्होंने जितनी भी बातें बताई, आप अगर सोचें उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया इस चीज़ के लिए, लेकिन वो सारी थ्योरी, सारी बातें आज गलत हो जाती हैं परमाणु को लेकर। लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी चीज़ थी, अब भी बहुत बड़ी चीज़ है ये बात कि उस समय एटलीस्ट उन्होंने शुरुआत तो की, क्योंकि उसी शुरुआत से लोगों ने और आगे खोज की, तब जाके हम और उसे सुधार पाए। उन्होंने बातें कहीं थोड़ी सी उनमें गलत थी, जो बात अब आके फेल हो जाती है, उनकी थ्योरी फेल हो जाती है, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी। और बच्चों ये डाल्टन की थ्योरी जो है, डाल्टन का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत में, ये आपको चैप्टर फर्स्ट के 5th पार्ट में ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे ये इस टॉपिक में ज़्यादा है, मेन बात इसमें है, तो हम एक बार इसे शॉर्ट में देख ले रहे हैं। जिसको डिटेल में देखना हो वो जाके आराम से एक बार पार्ट 5 में दोबारा देख सकता हो, जिन्होंने देख रखा हो उन्हें तो एक बार पता होगी ही। ठीक है बच्चों, तो देखो डाल्टन ने क्या क्या कहा परमाणु के बारे में, उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी। पहली बात थी, उन्होंने कहा परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। यानी परमाणु क्या है, बहुत ही छोटा है, हम इसे नहीं देख सकते ऐसे बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी हेल्प के बिना नहीं देख सकते, और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, मतलब इससे आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। और यही उन्होंने गलत बात कही थी कि हम इसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बाद में ये चीज फेल हुई और आया कि हम उसे तोड़ सकते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं। यानी कि जो कोई एक तत्व लिया है, अगर हमने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं, या फिर नाइट्रोजन है उसके जितने परमाणु हैं, वो गुणों में भी समान होंगे और आकार में भी समान होंगे। ये बात उन्होंने कही, लेकिन ये चीज़ भी बाद में जाके उनकी विफल हुई, फेल हुई, उन्हें फेलियर मिला इस चीज़ में। कहाँ पे, जब समस्थानिक और संभारिकों की हमारी बात आती है, तो वहाँ पे आके एक ही तत्व के परमाणु हैं, उनके परमाणु भार और क्रमांकों में
बदलाव आ जाता है थोड़ा सा, वहां पे ये थ्योरी उनकी फेल हुई। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दो तत्व हैं और वो अलग अलग तत्व हैं तो उनके जो परमाणु होंगे उनके गुणों में भी थोड़ी भिन्नता जरूर होगी। और ये बात भी उनकी समस्थानिक संभारिक में आकर फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने समस्थानिक और संभारिक जो हमें मिले उनमें हमें पता चला कि हो सकता है ऐसा कि तत्व तो अलग अलग हो लेकिन उनमें कोई सी चीज कॉमन हो, या तो उनका परमाणु क्रमांक परमाणु भाग कॉमन हो सकता है। उसके अलावा बच्चों उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। और ये बात उनकी आज भी वैल्यू करती है, आज भी हम इस बात को मानते हैं कि तत्व जो है आपस में अगर संयोग कर, तत्व के परमाणु अगर आपस में संयोग करें तो वो मिलकर एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। जैसे कि हम अणु की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है एक अणु। इस टाइप की बातें उन्होंने की। उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी, दुनिया के सामने रखी कि ऐसा कुछ होता है। और बच्चों ये जो थ्योरी थी ये चली कई 100 साल, ये थ्योरी चली और कोई इसे गलत नहीं कर पाया था उस समय तक। उसके बाद बच्चों देखते हैं कि परमाणु की डेफिनेशन अब हम क्या लेते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं। परमाणु जो डेफिनेशन है वो है किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण। परमाणु सूक्ष्मतम कण है, बहुत छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये बात हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। बच्चों जब ये रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उस समय पे ये नहीं टूटते, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इन्हें ही हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है परमाणु की संरचना की, पर ये परमाणु कैसे होते हैं, क्या संरचना है उनकी। तो बच्चों हम आप जानते भी होंगे, कुछ ने बात पढ़ी होगी, कुछ को नहीं पता होगी कि हमारा जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन और एन मतलब न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो ऑर्बिटल होती है, इसकी कक्षाएं होती हैं, उनमें गति कर रहे होते हैं। ये बात अभी हमारी जो प्रेजेंट टाइम की थ्योरी है ये है, लेकिन उस समय पे ऐसी कोई बात सामने नहीं थी। उस समय पे हमें पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा भी कुछ है परमाणु के अंदर। बस इतना सामने आया था कि परमाणु है, एक बहुत छोटी सी चीज है परमाणु, बहुत छोटा कण है जो हम नहीं देख सकते, जो टूट नहीं सकता। उस समय सिर्फ इतनी बात थी। अभी हम पहले परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर देखेंगे कि जो इसके अंदर के कण थे, मूल कण थे, और भी कुछ था इसके अंदर, वो हमने कैसे खोजा और कैसे हमें पता चला, जो बात हमें नहीं पता थी उस समय कि ये अविभाज्य है, हमें कैसे पता चला कि ये विभाजित हो सकते हैं। तो बच्चों देखो परमाणु की संरचना क्या कहती है। परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। ये थ्योरी, ये जो है ये प्रेजेंट टाइम की थ्योरी है कि आज ये वैल्यू करती है। जो मूल कण कहलाते हैं, क्या मतलब है कि परमाणु छोटे छोटे और भी सूक्ष्म कण हैं उनसे मिलकर बना है, जिसे हम मूल कण कहते हैं। बच्चों मूल कणों को हमने दो प्रकार से बांटा है, ये स्थायी कण तथा अस्थायी कण दो भागों में होते हैं। यानी एक इसका स्थायी कण होते हैं, एक अस्थायी कण होते हैं। तो बच्चों स्थायी कण क्या है, स्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जिसको हम स्टडी करते हैं और इस बार इस चैप्टर में हम इनको पढ़ने वाले हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, यानी ये फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि अस्थायी कण जो है वो है हमारे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। ये हमारे क्या है, ये सब हमारे अस्थायी कण होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं रह सकते। और अभी हम इसके बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे। हमें इस चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ये अभी हमारे कोर्सेज में नहीं आते, अभी हम इनको नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो थी कि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा कुछ है हमारे परमाणु के अंदर जो हमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वही पीछे, पुराने ज़माने में क्या हुआ था कि जॉन डाल्टन ने कह दिया था कि हाँ परमाणु जैसा कुछ है जो सूक्ष्म है, अविभाज्य है। उसके बाद जब ये थ्योरी उन्होंने दी तो कई साइंटिस्टों ने कई साल तक एक्सपेरिमेंट्स करते रहे कि एक नई चीज़ पता चली तो सब उस पर एक्सपेरिमेंट करने में लग गए कि हाँ इसमें और क्या हो सकता है, इसका क्या नहीं हो सकता। तो उसी फील्ड में जॉन डाल्टन भी आगे, जब उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ दे दी थी तो उस पर भी रिसर्च कर रहे थे। तो बच्चों रिसर्च करी उन्होंने और उस रिसर्च में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्हें कैसे पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो देखो बच्चों ये हमारा टॉपिक है कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी उन्होंने खोजे की इलेक्ट्रॉन की और कैथोड किरणों की, जिसके बारे में उस समय नॉलेज नहीं थी। उन्हें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसा भी कुछ हो सकता है।
देखो बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। पहले मैं आपको डायग्राम से पूरी बात समझा देती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, ये एक निर्वात नली है। निर्वात नली या इसे इंग्लिश में डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उस समय में इसी नली का बहुत होता है ना कि एक चीज पकड़ लेते हैं हम कि हाँ ये चल रहा है इस फील्ड में तो यही चलाते रहेंगे। तो समय ये डिस्चार्ज ट्यूब या निर्वात नली जो होती थी, इसका बहुत फैशन सा था कि हर कोई इसे लेके और टेस्ट करने लगता था। ठीक है, तो उन्होंने एक निर्वात नली ली। निर्वात नली से मतलब बच्चों, निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम कहें या निर्वात कहें, कि इसके अंदर हम एयर नहीं रहने देते, बिल्कुल एयर फ्री होती है, इसमें एयर होती ही नहीं, या होती है तो इतनी कम होती है कि वो किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट ना डाल पाए। ठीक है, वो निर्वात कहलाता है हमारा। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी यानी निर्वात नली थी एक। उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक धातु की 2 प्लेटें ली। ठीक है, एक प्लेट जिसे उन्होंने ऋणावेशित किया और दूसरी प्लेट जिसे उन्होंने धनावेशित किया था। ऋणावेशित धनावेशित मतलब एक को उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया और एक को उन्होंने ये पॉजिटिव चार्ज किया था। ठीक है, तो बच्चों जो निगेटिव चार्ज वाला हिस्सा होता है तो उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये आप आगे भी आपने पहले हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आगे बहुत काम आएगा कि जो निगेटिव चार्ज वाला हिस्सा होता है, जो निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज रखता है वो एनोड होता है। ठीक है, कैथोड होता है नेगेटिव और पॉजिटिव वाला एनोड होता है। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। नेगेटिव को कैथोड कहा, पॉजिटिव को एनोड कहा। ठीक है, ये जो पंप दिखाया हुआ बच्चों, ये निर्वात ही क्रिएट करने के लिए था, यानी वैक्यूम की यहाँ से वो सारी हवा जो उसमें निकाल ले। लेकिन इसमें उसके बावजूद एक गैस थी, उन्होंने गैस भरी इसके अंदर, जिसका प्रेशर यानी दाब जो था उस गैस का वो था 10⁻³ मिलीमीटर Hg। Hg होता है पारा। ठीक है, ये हम दाब का मात्रक लेते हैं mmHg। इसके अलावा वायुमंडल भी होता है बच्चों दाब का मात्रक, और पास्कल भी होता है, बहुत सारे मात्रक हैं। लेकिन उन्होंने जो, अगर हम mmHg में बात करें तो उन्होंने 10⁻³ mmHg उन्होंने इसके अंदर प्रेशर यानी कि दाब लिया। ये दाब बच्चों इतना कम है कि ये लगभग निर्वात के ही बराबर है। इतना कम दाब था कि इस पे कोई गैस इसमें नहीं रह सकती थी, या बहुत ही कम, इतनी कम थी कि वो एक तरीके से निर्वात का काम कर रही थी। वहां पे उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उन्होंने इतना कम दाब लिया था, क्योंकि अगर इस समय हम कमरे के दाब की बात करें, अगर हम कहीं पे कमरे के दाब लेते हैं तो बच्चों वो लेते हैं हम 760 mmHg। 760 mmHg, अब आप सोचो ये है 1/1000 mmHg, तो एक का भी 1000वां भाग। तो सोच सकते हैं आप कि कितना कम प्रेशर था। इतने कम प्रेशर पे उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाली थी, जो कि एकदम निर्वात के बराबर, वैक्यूम के बराबर थी। फिर उन्होंने क्या किया था, इन जो इलेक्ट्रोड थे इन इलेक्ट्रोडों को जिस बैटरी से कनेक्ट किया था उसका जो वोल्टेज वो दे रहे थे वो था करीब 1000 वोल्ट के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, टोटल हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक हाई वोल्टेज ली यानी एक ऊंचा विभव लिया, और कम प्रेशर लिया, लो प्रेशर यानी कम दाब उन्होंने यूज किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा जब उन्होंने इस तरीके से हाई वोल्टेज ली, लो प्रेशर लिया यानी कम प्रेशर और ज्यादा विभव लिया। और बच्चों एक और बात की, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, जो निर्वात नली थी, इसके एनोड की तरफ उन्होंने एक प्लेट लगाई जो थी जिंक सल्फाइड की प्लेट, ZnS जिंक सल्फाइड की प्लेट थी। इसे फ्लोरोसेंस प्लेट भी कहा जाता है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो फ्लोरोसेंस प्लेट भी इसे कहते हैं। तो उन्होंने एक प्लेट ली, ठीक है, यहाँ लगाई उन्होंने। अब जब ये सब कुछ उन्होंने करा उसके बाद वो देखते हैं कि कैथोड से कुछ अदृश्य इनविजिबल सी किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं कैथोड से, और वो एनोड की तरफ चल रही है। ठीक है, वो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ चल रही है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चला, जब वो इनविजिबल है, अदृश्य है, हमें कैसे पता चला कि कोई रे निकली भी है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी थी, ये इस प्लेट पे जब पड़ी तो इन्होंने एक प्रकाश, एक रोशनी दी जो हरे पीले से रंग की रोशनी थी। ठीक है, उन्होंने एक रोशनी दी, एक रोशनी उत्पन्न की जो थी हरे पीले से, उसका जो था वो रंग था। तो इससे उन्हें पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ आके गिरा है। तो उन्हें बात पता चली कि हाँ यहाँ से कुछ चला कैथोड की तरफ से जो एनोड की प्लेट पे आके गिरा। तो उन्हें बात पता चली। अब बच्चों की एनोड तो ये बंद है, आप सोचेंगे तो ये गई कैसे इधर। तो यहाँ पे बच्चों एक ऐसा एनोड था जिसमें छेद थे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं परफ्यूरेटेड एनोड।
ठीक है, इसे बोलते हैं परफ्यूरेटेड एनोड, जिसमें छेद हुआ करते हैं, यानी छेद थे, इन छेदों में से होकर ये किरणें जो थी पार हो गई और इस जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराई और इन्होंने हरे पीले रंग का क्या करा, प्रकाश उत्पन्न करा। ये प्रकाश जब उत्पन्न हुआ तो उन्हें पता चला कि हाँ यहाँ पे आके कुछ गिरा है। ठीक है, अब बच्चों इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो थ्योरी है, किसी भी गैस को विसर्जन नली में बहुत कम दाब, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड से अदृश्य किरण पुंज निकलती है, जो कैथोड से एनोड धन इलेक्ट्रोड, एनोड मतलब धन इलेक्ट्रोड की ओर चलती हैं और कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार में हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जो मैंने आपको बताया, कैथोड से निकली अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। तो बच्चों जब उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि कोई अदृश्य किरणें हैं, उन्होंने इन किरणों को जो नाम दिया वो उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्यों नाम दिया उन्होंने, बिकॉज क्या हो रहा था कि कैथोड से एनोड की तरफ चली, तो इन्होंने इन्हें कैथोड किरणें नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने एक बात आप सोचे अगर, तो जब ये सब चीजें हुई तो उन्होंने इसको लेके क्या क्या ऑब्जर्व किया, यानी क्या क्या उन्होंने महसूस किया। पहली बात कि बच्चों ये निगेटिव साइड से, यानी ऋण तरफ से धन तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव साइड चल रही थी। तो सिंपल सी बात है, आप ये चीज सोच सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो ये किरणें कैसी होंगी, धनात्मक होंगी कि ऋणात्मक होंगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अगर दो सेम चार्ज हो, एक से चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब ये इसकी तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो मतलब ये किरणें, सिंपल सी बात थी, ये ऋणात्मक थी। उन्होंने पहली बात तो यही ऑब्जर्व की कि ये जो किरणें हैं कैसी हैं, ये ऋणात्मक किरणें हैं, जो भी हैं ये किरणें ऋणात्मक हैं। अब आगे चलते हैं, पहले कैथोड किरणों के गुणों के बारे में देखते हैं और उसमें देखते हैं कि और क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्हें मिली, यानी क्या क्या उन्हें पता चला इन कैथोड किरणों से। ठीक है बच्चों, पहली बात उन्होंने देखी, कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि कैथोड किरणें क्या है, हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। अब बच्चों हमें कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चला मतलब कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कैथोड किरणें वो चली तो उन्होंने देखा कि कोई किरण इस पे पड़ी है, तो उन्होंने उस पर फिर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस किरणों के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी। ठीक है, एक अपारदर्शी सी वस्तु रखी उन्होंने। तो जब उन्होंने वो अपारदर्शी वस्तु एनोड के पीछे रख दी, तो एनोड से जब वो निकली और उस अपारदर्शी वस्तु पे पड़ी तो उन्हें उनकी परछाइयां दिखाई देने लगी। तो उन्होंने देखा कि उस पर क्या पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, उन किरणों की परछाई उन्हें दिखाई देने लगी उस अपारदर्शी वस्तु को। परछाई जब दिखाई दी तो उन्होंने देखा कि वो परछाई बिल्कुल पड़ रही थी, वो एक डॉट की तरह पड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके डॉट्स थी, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही थी उन पे आके। तो उन्हें एक बात का भास हो गया कि हाँ ये किरणें बिल्कुल सीधी चलती हैं, तभी ये सीधी सीधी आके उससे टकराई और उन्हें एक इसकी क्या मिली, परछाई प्राप्त हो गई। पहली बात तो उन्होंने यही ऑब्जर्व की। दूसरी बात, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हैं। उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है। ये बात हमें कैसे पता चलती है कि वो छोटे छोटे कणों से बनी है। तो बच्चों उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, छोटे छोटे व्हील्स यानी पहिए छोटे छोटे, बहुत ही हल्के, हम बात नहीं करेंगे साइकिल का पहिया रख दिया, छोटे छोटे व्हील्स उन्होंने, बहुत ही हल्के होते हैं जो बहुत आसानी से घूम सकते हैं। उन्होंने वो व्हील्स उन किरणों के रास्ते में रखे और जब वो उन्होंने रखे तो उन्होंने देखा कि जब वो किरण उनके पास से गुजरी तो वो व्हील्स क्या करने लगे, वो व्हील्स घूमने लगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल, कोई कण आके किसी चीज से टकराता है वो तभी तो उसे घुमा सकता है, ऐसे थोड़ी कि वो अपने आप घूम जाएगी या हवा का झोंका चला, क्योंकि उसमें गैस थी नहीं, एयर थी नहीं, तो वहां से तो वो हिल नहीं सकते। तो यानी उनसे आके कोई कण टकराए होंगे तभी तो वो व्हील्स हिले। तो उन्हें यहाँ से बात पता हो गई कि हाँ कोई कण है इसके अंदर जो आके इससे टकराए हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, यानी उन्हें पता चल गया इसके अंदर कोई कण भी मौजूद है। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या करती है, प्रदीप्ति यानी कि लाइट करती हैं, जनरेट करती हैं। ZNS की दीवार पे जब ये लगती हैं वो हरे पीले रंग की रोशनी देती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी बात, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणों से एक्स किरणें निकलती हैं, यानी एक्सरे निकलती हैं। एक्सरे वही वाले एक्सरे की बात हो रही है जो आप करवाने जाते हैं, आपके हाथ पैर में चोट लग जाती है या हड्डी में कोई दिक्कत होती है तो आप एक्सरे करवाते हैं, वही एक्सरे। वो कैसे करके करती हैं बच्चों, जो एक्सरे मशीन आपने देखी है उसमें से भी कैथोड किरणें ही फेंकी जाती हैं बहुत सारी। एक भारी धातु की एक कोई धातु लेते हैं जिसका क्या हो, परमाणु भार बहुत ऊंचे होते हैं,
तो बच्चों अगर आप कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु भार वाली धातु पर गिराते हैं तो संभावना होती है कि उसमें से एक्स किरणें बाहर निकल कर आती हैं। ये भी चीज़ हम आपको समझाएंगे कि ये निकलना कैसे होता है इनका, ये चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप कैथोड किरणों को किसी उच्च अणुभार वाली या परमाणु भार वाली धातु पर गिराते हैं तो उससे संभावना होती है कि एक्स किरणें बाहर निकल कर आए। तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। अगली बात बच्चों, कैथोड किरणें चुंबक क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यानी क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, मतलब गिर जाती हैं। अच्छा, ये बात भी आप चुंबकीय क्षेत्र आपने हो सकता है 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो या 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है आप अब भी पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। लेकिन एक बात उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में। क्या होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कण एंटर करता है यानी प्रवेश करता है तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है यानी नीचे गिर जाता है। ये बात आपने पढ़ी होगी और इस बात को एक आपका लॉ होता था F=QVB sin थीटा। शायद आपने 10th में ये बात बिल्कुल ये पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट होता था। इसको हम इस लॉ का नाम आई थिंक ये लॉरेंज फोर्स होता था, लॉरेंज फोर्स नाम है। लॉरेंज फोर्स जो है उसके अंदर ही बात हमें बताई जाती है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, आवेशित मतलब या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, वो एंटर करता है तो क्या होता है वो विक्षेपित हो जाता है यानी गिर जाता है, नीचे गिर जाता है कण वो। अब वो गिरता किस तरीके से है कि 90 डिग्री की कोण पे गिर रहा है, 180 डिग्री की कोण पे गिर रहा है, वो चीज डिसाइड करता है साइन थीटा वहां पे। ठीक है, ये चीज साइन थीटा डिसाइड करता है कि हाँ वो किस कोण पे वहां पे आके गिर रहा है या किस तरीके से वो जा रहा है नीचे। लेकिन ये बात तय है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण आया तो वो विक्षेपित हो जाएगा यानी गिर जाएगा। तो बच्चों इस बात से एक बात और दोबारा कंफर्म हुई कि ये जो किरणें ये आवेशित है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गिरी है तो इसका मतलब ये आवेशित है, इन पे कोई कुछ था, कोई आवेश था, प्लस था, माइनस था। ये बात तो वैसे हम तय कर चुके थे कि माइनस था। ठीक है, और फिर बच्चों अगली बात ये विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की तरह विक्षेपित होती है। अब बच्चों विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि आप क्या करें। एक साइड पॉजिटिव यानी प्लस वाला कोई इलेक्ट्रोड रखे, दूसरी तरफ निगेटिव इलेक्ट्रोड रखे और वो दोनों अगर चार्ज हो, उन पे कोई वोल्टेज आ रही हो तो उस बीच में उस पूरे हिस्से में एक विद्युत क्षेत्र क्या होगा उत्पन्न हो जाता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा आप फिजिक्स में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो क्या हुआ कि जब ये किरणें वहां गई तो किरणों ने जाके तो क्या हुआ विद्युत क्षेत्र में जाके ये क्या हुआ धन प्लेट की तरफ गिरने लगी। यानी सिंपल सी बात थी कि इन पे क्या था माइनस चार्ज था इसलिए धन की तरफ गई। अगर इन पे क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा था धन वाला हिस्से ने, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये बात भी भाई फिर से सिद्ध हुई कि हाँ ये ऋणावेशित होती हैं और कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है। ये बात तो हम ऊपर भी प्रूफ कर चुके हैं और ये बात हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दी थी कि ये ऋणावेशित होती है। तो बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी मे भी। अब बच्चों इसके कुछ नोट पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक दो जल्दी से। विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी पदार्थ का बना हो तो प्रत्येक दिशा में कैथोड किरणों के गुण एक समान रहते हैं। बच्चों इसका क्या मतलब है कि अगर वहां पे हमने जो गैस भरी थी हम वो गैस चेंज कर दें और जो इलेक्ट्रोड हमने लिए थे उसकी हम धातु चेंज कर दें क्योंकि वो इलेक्ट्रोड धातु के थे। जैसे हमने जिंक के लिए थे, मैंने कहा हम सोने के कर दें, उन्हें चांदी के कर दें, कॉपर के कर दें, है ना, कोई धातु ले लें। तो जो कैथोड किरणें होती हैं ना तो इनके गुणों पे कोई असर पड़ने वाला है, ठीक है, ना इनकी चाल पे कोई असर पड़ने वाला है। कैथोड किरणें बहुत तेज चलती है, ये बात मैं आपको बता दूं, बहुत तेज चलती है ये। तो ना इनकी चाल पे कुछ फर्क पड़ा यानी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि इसका मतलब कि कोई भी आप धातु लगा लें, कोई भी आप गैस लगा लें, कुछ भी आप कर लें, ये चेंज नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है कि कोई एलिमेंट तो ऐसा है इसके अंदर, कोई कण तो ऐसा है जो हर धातु में मौजूद है यानी हर चीज में मौजूद है, तभी ये गुण नहीं बदल रही क्योंकि वो चीज हर जगह मौजूद है। ठीक है, और वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था। वो बात वो कह चुके थे कि किसी कण से मिलके बनी है, उस कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया कि कण है इसके अंदर जो निगेटिव है, जो माइनस चार्ज रखता है और क्या है वो हर चीज के अंदर है। वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिली उन्हें, हर चीज के अंदर, कि आपने कितनी धातुएं बदल ली, उन्होंने कितनी गैस बदल ली, लेकिन वो कहीं बदल ही नहीं रहा था, हर जगह एक साथ, हर जगह एक साथ, मतलब हर चीज के अंदर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है। उसके अलावा बच्चों एक नोट पॉइंट ये है कि E/m या आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है। इसका जो मान होता है 1.75
1.7528 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। ये बात मैथमेटिकली रूप से, गणितीय रूप से निकाली गई उस समय पे कि ये इसका मान होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मिलिकन थे, मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप टेस्ट किया या तेल बिंदु प्रयोग किया, जिसके द्वारा उन्होंने ये ज्ञात किया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, लेकिन हम अब भी इसे यही पढ़ते हैं। आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पाया गया। ठीक है, ये बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली थी। यानी कि आवेश के बारे में किसने बताया, मिलिकन ने। खोज किसने की, वो हमारे जॉन डाल्टन ने ही की थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो बच्चों अब हम पे जब आवेश है, ठीक है, हमारे पास क्या है, इनका आवेश है और क्या है उसका आवेश द्रव्यमान अनुपात है हमारे पास मौजूद है, यानी E/m। अगर आप देखें यहाँ पे तो E/m इसका अनुपात आपके पास 1.7528 इंटू 10⁻11 है। और E की जो वैल्यू है यानी आवेश, ये हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप M ज्ञात कर लेंगे इससे, है ना। तो उन्होंने भी यही किया, M ज्ञात कर लिया और इसका द्रव्यमान यानी कि M द्रव्यमान था, ये इतना हमें मिल गया। तो यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन का क्या पाया गया, जल्दी से जल्दी उसका E/m ज्ञात कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात कर लिया गया और उसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया गया। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के बारे में होप सो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज के बारे में। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड बाय।